डॉगीज की हालचाल कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू नेक्स्ट ऑफ कवर्स, जहां पे हम देश का भविष्य बनाते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे एक नई सीरीज जिसका नाम है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी इस सीरीज में हम वो टॉपिक्स को पढ़ेंगे, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिनकी काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, जिनके काफी ज्यादा चांसेस है कि वो फिर से क्वेश्चंस, वो फिर से टॉपिक आपके मेन एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। प्लस जो टॉपिक्स, प्लस जो क्वेश्चंस मैं इधर आपको करवाने वाली हूं बच्चों, वो आपके प्रीवियस ईयर्स में भी आ चुके हैं। तो हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना, जो पहले भी आ चुके हैं और जिनके काफी ज्यादा चांसेस हैं कि वो एक बार फिर से पूछे जा सकते हैं, हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। अब बच्चों एक डिस्क्लेमर में पहले ही आपको दे देती हूं कि जो क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाली हूं एज इट इज क्वेश्चन नहीं बन के पूछा जाएगा। क्वेश्चन का तरीका अलग वो कर सकते हैं, लेकिन टॉपिक आपका वही रहेगा। तो आपको ये नहीं सोचना कि मैम ने अगर ये क्वेश्चन करवाया है, मैम ने अगर ये केस स्टडी करवाया है तो डिट्टो तो एज इट इज यही पूछा जाएगा। नहीं, एज इट इज नहीं पूछा जाएगा। हाँ, क्वेश्चन आपका, टॉपिक आपका वही होगा, लेकिन उसका तरीका वो केस स्टडी अलग बना के आपसे पूछ सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक और डाउट आ रहा होगा कि आखिर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज है क्यों? बिकॉज बच्चों हमने बाकी सारी चीजें ना आपको सब इस YT चैनल पर ही फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी हैं। भले वो बात हो वन शॉट की जिसमें आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलती है, भले वो बात हो बोर्ड एक्सप्रेस की जिसमें आप मात्र आधे घंटे के अंदर अंदर पूरा अपना चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, मैराथन्स भी हमने लिए हुए हैं, है ना। तो काफी सारी सीरीज, काफी सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही एक ऐसी सीरीज थी जिसका बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो चलो बिना किसी देर के आज हम पढ़ेंगे हमारे फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही आप इसको मान सकते हो। प्लस ये जो मैं आपको चैप्टर्स पढ़ाऊंगी, अब आपके दिमाग में एक और डाउट आ रहा होगा कि मैम फर्स्ट चैप्टर भी तो आप बस पढ़ा सकती थी ना, सेकेंड चैप्टर भी तो वापस पढ़ा सकती थी ना, ये आपने शुरू के 3 चैप्टर्स ही क्यों ले? बिकॉज बच्चों अगर आप CBSE का वेटेज उठाते हो तो आपने देखा होगा कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जो चैप्टर है उनका अलग वेटेज है। ठीक है, फिर फोर्थ, फिफ्थ चैप्टर का अलग वेटेज है। तो जो वेटेज CBSE ने दिया हुआ है हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, हम उसी को फॉलो करेंगे। तो आइए बच्चों बिना किसी देर के हम शुरू करते हैं सीरीज का। और सबसे पहला प्रश्न हम यहां पर देखते हैं, एक केस स्टडी टाइप MCQ है। तो आपके एग्जामिनेशन में इस प्रकार के क्वेश्चंस भी काफी सारे पूछे जाएंगे जो केस स्टडी टाइप वाले MCQ होंगे, जो आपको देखने में ये लगेगा कि ये तो भैया 1 नंबर का है, लेकिन 1 नंबर का है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका आंसर 1 मिनट में कर पाओगे। आपको हो सकता है 2-4 मिनट लग जाए पढ़ने में, बिकॉज ये केस स्टडी टाइप MCQ है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। और ये जो क्वेश्चन था आपका, ये CBSE सैंपल पेपर 2021-22 में आ चुका है। बच्चों जितने भी मैं आपको क्वेश्चंस करवाने वाली हूं ना, 95% वो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चंस, वो टॉपिक्स फिर से पूछे जा सकते हैं। तो मैं आपको वही क्वेश्चंस करवा रही हूं। और बच्चों एक और बात, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, ध्यान से सुनना इस बात को, बहुत ध्यान से सुनना, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, ठीक है, अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, अगर आपकी रिवीजन हो चुकी है, और अगर बस अब फिर इस सीरीज को देखते हो जो अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी, जो अभी मैं आपको करवाऊंगी, अगर आप बस इस सीरीज को भी देखते हो ना बच्चों, तो आई बेट, इस बात को आप लिख लो, मैं गारंटी करती हूं कि आपके बिजनेस स्टडीज में 80 में से 80 आ जाएंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, अगर आप रिवीजन कर चुके हो, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है और आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की हुई, तो जो अभी मैं आपको क्वेश्चंस करवा रही हूं, मतलब इस सीरीज को भी बस कंटिन्यू करते हो ना, देखते हो ना अच्छे तरीके से, तो भी आपको 80 में से 80 आपके आ सकते हैं। आपको कोई और सोर्स रिफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बात को मैं दावे के साथ बोल सकती हूं। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब बाकी चॉइसेस योर्स, हम आपके लिए वैसे सब कुछ ही कर रहे हैं। चलिए जी, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका CBSE सैंपल पेपर 2021-22 में भी पूछा गया है। क्वेश्चन आपका केस स्टडी टाइप MCQ है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि रवि जॉइंड अ मार्केटिंग फर्म एज अ सेल्स मैनेजर on his first day in the company. During the orientation program, the CEO of the company told Ravi that he will have to simultaneously perform the functions of management. यानी रवि ने एक मार्केटिंग फर्म ज्वाइन की सेल्स मैनेजर की पोजीशन पे। ठीक है, उसके बहुत पहले दिन ही उसको बता दिया गया, उसके ओरिएंटेशन प्रोग्राम में जो CEO था उसे ये बताया कि रवि बेटा, रवि तुम्हें ना, रवि बेटा नहीं मतलब रवि तुम्हें ना
काफी सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट साइमल्टेनियसली, बोले तो एट द सेम टाइम परफॉर्म करने पड़ेंगे। फंक्शंस क्या, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये तुम्हें हर वक्त परफॉर्म करने पड़ेंगे ऑल द टाइम। अब आपको ये बताना है कि यहां पर कौन सा मैनेजमेंट का फीचर इस केस में हाईलाइट हो रहा है। क्या बोला? ऑल द टाइम, मतलब क्या? चलता रहेगा, नेवर एंडिंग है। तो ये चीज हमने कहां पढ़ी थी? ये चीज हमने कौन से फीचर में पढ़ी थी? ये चीज हमने पढ़ी थी कि मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, तो एक सदाबहार वाली प्रोसेस होती है, ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस होती है। ठीक है, तो जो फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट है उसमें से अक्सर क्वेश्चन बन के पूछे जाते हैं। हो सकता है 1 मार्कर में पूछ ले, हो सकता है केस स्टडी बना के पूछे, लेकिन फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट वाला टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मैनेजमेंट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स and services, creating employment opportunities, adopting new technology for the greater good of the people and leads the path towards growth and development। यानी मैनेजमेंट क्या करवाता है? मैनेजमेंट अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवाता है, रोजगार के मौके को खोलता है, ठीक है, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करता है और लोगों का भला करता है, उनका विकास करवाता है, उनका डेवलपमेंट करवाता है। ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये भी आपका सीबीएसई 2023 में पूछा गया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन कहां से आया है? ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट से बन के निकल के आया है। तो बच्चों, अगर मैं आपको बोलूं कि बस आप इंपॉर्टेंट पढ़ के चले जाओ, बाकी टॉपिक्स को छोड़ दो, ऐसा नहीं है। वो पुराना वाला जमाना गया कि सीबीएसई बस गिने चुने टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछेगा। अब सीबीएसई बेटा हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। ये देखो, इधर फीचर से पूछा था, इधर उसने इंपॉर्टेंस से पूछ लिया है। तो अब वो जमाना जा चुका है कि बस गिने चुने चुनिंदा टॉपिक से सीबीएसई क्वेश्चन कर रहा है। नहीं, यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग नाउ। ठीक है जी, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो क्या बोला गया है? क्या बोला गया है कि कौन सा मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है। ठीक है जी, चलिए। तो क्या है भाई, इधर क्या करवाया जा रहा है? इधर अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करवाई जा रही है, रोजगार के मौके दिए जा रहे हैं, ठीक है, समाज का भला करवाया जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है? यहाँ पर समाज का विकास हो रहा है। तो कौन सा इंपॉर्टेंस यहाँ पर होगा? इसका आंसर होगा सी, दैट इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट सोसाइटी का भी विकास कराता है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था ये। ठीक है जी, क्लियर? चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, ये आपका केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है। ये पिछले वाले आपके केस स्टडी टाइप एमसीक्यू थे, ये केस स्टडी वाला आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका फिर से सीबीएसई 2023 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है आपका कि हितेश इज द सीईओ ऑफ किड्स गारमेंट्स लिमिटेड। ड्यू टू फेस्टिव सीजन, हितेश गॉट एन एडिशनल ऑर्डर ऑफ 10,000 गारमेंट्स विच ही हैड टू supplied to achieve the target by operating on double shift। ठीक है, इसका सप्लाइड होगा। ठीक है, क्या लिखा है रहा? which he had to supply within 2 days, which he had to supply within 2 days due to his goodwill in the market he achieved the target and supplied the order within 2 days। क्या हुआ? हितेश एक सीईओ था, किड्स गारमेंट्स लिमिटेड नाम की कंपनी थी। हितेश को ऑर्डर मिला कि वो 10,000 गारमेंट्स बनाए। ठीक है, 10,000 गारमेंट्स बनाए और उसको 2 दिन में सप्लाई करें। अब हितेश की अच्छी गुडविल थी, ठीक है, मार्केट में अच्छी गुडविल थी कंपनी की, तो उसने ये टारगेट अचीव कर लिया और उस ऑर्डर को 2 दिन में भी सप्लाई कर दिया। ठीक है जी, फिर क्या हुआ? बट ड्यू टू डबल शिफ्ट्स हिज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज हायर देन द रेगुलर प्रोडक्शन कॉस्ट। लेकिन क्या हुआ उसकी वजह से? लेकिन डबल शिफ्ट करने की वजह से, लेकिन वो डबल शिफ्ट में काम कर रहा था, तो उसकी वजह से जो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था वो ज्यादा था, वो हायर था एक नॉर्मल प्रोडक्शन कॉस्ट से। ठीक है जी, फिर क्या है? आपसे अभी ये पूछा गया है कि आइडेंटिफाई एंड गिव द मीनिंग ऑफ 2 कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड इन द अबव पैरा। अब इस केस स्टडी में कौन से वो मैनेजमेंट के 2 कॉन्सेप्ट्स यहां पर हाईलाइट हो रहे हैं वो आपको बताना है। इस कॉन्सेप्ट को, इस टॉपिक को अक्सर बच्चे स्किप कर देते हैं, बच्चे सीधा फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में पहुंच जाते हैं। लेकिन मैंने भी, जब भी मैंने क्लासेस ली हैं, आप डेमो क्लास में भी देख सकते हो, मैंने हमेशा इन टॉपिक्स पे भी फोकस किया है। मैंने बोला है बेटा ये इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई पूछ लेती है। तो इधर क्या हुआ बेटा हितेश के साथ? हितेश ने वो काम किया और उसने, लेकिन उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था वो हायर था। तो ये जो कॉन्सेप्ट हाईलाइट हो रहा है वो इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी वाला टॉपिक है हमारा। ठीक है, तो क्या बोला गया है?
क्या बोला गया है, आंसर इसका क्या है, इसका आंसर है इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है। इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, इफिशियंसी का मतलब होता है टास्क को सही तरीके से करना और कम खर्चे में करना। और इफेक्टिवनेस में टी आता है, ठीक है, इफेक्टिवनेस में टी आता है, इफेक्टिवनेस में टी आता है। तो मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि टी स्टैंड्स फॉर टाइम, है ना, टी स्टैंड्स फॉर टाइम। तो इफेक्टिवनेस इज कंसर्न्ड विद डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल्स ऑन टाइम, ठीक है। और इफिशियंसी क्या बोलता है, इफिशियंसी ये बोलता है कि कम खर्चे में करके देना है। तो यहाँ पर ये दो कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट के हाईलाइट हो रहे हैं। इज इट क्लियर गाइस? तो इस टॉपिक को इग्नोर मत करना, ये मत सोचो कि इफिशियंसी वाला इफेक्टिवनेस वाला नहीं आएगा। ये मैनेजमेंट की डेफिनेशन में आते हैं, 3 वर्ड्स होते हैं, प्रोसेस, इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी। तो उसको बिल्कुल इग्नोर मत करना, सीबीएसई कहीं से भी कुछ भी पूछ सकती है, तो उसको भी पढ़ के जाना है, ठीक है जी, क्लियर। मैं सब प्रकार के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर करवा रही हूँ, और हो सकता है फिर से ये क्वेश्चंस आपके इससे रिलेटेड या घुमा फिरा के, है ना, सीबीएसई इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपसे फिर से आपके इस एग्जामिनेशन में पूछ ले, ठीक है जी, क्लियर, वेरी क्लियर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपका सीबीएसई सैंपल पेपर 2023 और 24 में पूछा गया है। ये भी एक केस स्टडी का क्वेश्चन है, ये भी एक केस स्टडी का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि कैप्चा लिमिटेड इज अ कंस्ट्रक्शन कंपनी इन विच ऑल द एम्प्लॉइज लर्न वेरियस वे ऑफ डीलिंग विद डाइवर्स सिचुएशंस फ्रॉम देयर सीनियर्स। कैप्चा लिमिटेड एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसमें जो एम्प्लॉइज है नए नए तरीके सीखते हैं डाइवर्स सिचुएशन को सीखने से, अपने सीनियर से, मतलब अपने सीनियर से वो अलग अलग सिचुएशन से कैसे डील करना है वो सीखते हैं, ठीक है। कंपनी प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। कंपनी बाकायदा फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। इससे एम्प्लॉयज ग्रो होते हैं और अपनी एबिलिटीज को डेवलप कर पाते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक सोसाइटी की, मतलब समाज की एक रिस्पॉन्सिबल कॉन्स्टिट्यूएंट की तरह भी बिहेव करती है और हमेशा अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड करती है। जो जो इंपॉर्टेंट लग रहा है उस पर मैं टिक मार्क करती जा रही हूँ, ठीक है। फिर इट हैज़ अ पॉजिटिव इमेज इन द मार्केट, उसकी मार्केट में एक अच्छी छवि है। फिर क्या है कि उसके जो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स है, जो ट्रेनिंग स्ट्रक्चर वगैरह प्रोवाइड करते हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, एक्सीलेंट है। और जो एम्प्लॉयज़ है हमेशा नए नए तरीके लेके आते हैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में, जब बिजनेस एनवायरनमेंट रैपिडली चेंज होता है, ठीक है। तो जो जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगता जा रहा है उस पर मैं क्या कर रही हूँ, टिक कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप अपने एग्जामिनेशन में उसको अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है। जब आप केस स्टडी पढ़ते हो तो जैसे ही आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है तुरंत उस पर अंडरलाइन करते जाओ, ये अप्रोच आपको फॉलो करनी है, ठीक है। फिर क्या बोला गया है, दिस हैज़ हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू एडजस्ट स्मूथली। इससे ऑर्गेनाइजेशन को चेंजेस में एडजस्ट करने में काफ़ी आसानी हुई है, ठीक है। अब आपको कौन से 3 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस यहाँ पर हाईलाइट हो रहे हैं वो आपको बताने हैं। तो जैसे ही जो जो मेरे को समझ आता जा रहा था मैंने उस पर टिक किया हुआ है, ठीक है। जैसे कि चेंजेस वगैरह में भी अडेप्ट कर रहे हैं, सोसाइटी में भी वो अच्छे तरीके से काम करते हैं, तो यहाँ पर ना एम्प्लॉयज़ का भी ख्याल रखते हैं। तो आपको काफ़ी सारी इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के पॉइंट्स यहाँ पर हाईलाइट होते दिख रहे होंगे, ठीक है। तो वो क्या पॉइंट्स है आइए डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि क्या कि मैनेजमेंट एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करती है। डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन कैसे क्रिएट करती है, क्या लिखा गया है कि जितने भी चेंजेस आते हैं उन चेंजेस को वो स्मूथली एडजस्ट कर पाती है, अडेप्ट कर पाती है। तो ये वाला हो गया। फिर क्या बोला गया है कि मैनेजमेंट सोसाइटी के विकास में काम करती है, अच्छे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रही है, गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रही है, समाज में अच्छे से रहती है तो समाज का विकास करवाती है। फिर क्या है, मैनेजमेंट पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव करती है, अपने फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने कंपनी के लोगों को, तो उनका भी ख्याल रख रही है। तो ऐसे में ये 3 इंपॉर्टेंस की जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर निकल के आ रहे हैं, ठीक है जी, क्लियर, वेरी क्लियर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए जी अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से सीबीएसई 2023 में पूछा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एमबीए डिग्री अमन ज्वाइंड आर मल्टीनेशनल कंपनी जियोविया लिमिटेड, ठीक है, ऐसा कुछ काफ़ी टेक्निकल सा नाम है, ठीक है। तो एमबीए डिग्री को खत्म करने के बाद अमन भाई साहब ने एक एमएनसी कंपनी ज्वाइन की जिसका नाम था जियोविया लिमिटेड, ठीक है। उसकी जो जॉब है उसमें काफ़ी लॉन्ग आवर्स देने पड़ते हैं, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन को कमिटमेंट भी देना पड़ता है, ठीक है। अब वो रिस्पॉन्सिबल है
डाइवर्स एलिमेंट्स के लिए, डाइवर्स एलिमेंट्स को इंटीग्रेट करने के लिए और बिजनेस एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करके लिए और उसका सोसाइटी पर क्या प्रभाव जाएगा उसके लिए भी वो जिम्मेदार है। ठीक है जी। अब उसकी जो जॉब है वो कॉम्प्लेक्स है, वो स्ट्रेसफुल है। अब अमन भाई साहब कौन से लेवल पे काम कर रहे हैं ये आपको पता करना है। हमने 3 लेवल पढ़े हैं, टॉप, मिडिल, लोअर लेवल, है ना, और उसके अलग अलग फंक्शंस भी पढ़े थे, तो आपको पढ़ के समझ आ रहा होगा बिकॉज यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने बताई हुई हैं। तो वो कौन सा लेवल होता है जिसमें एक व्यक्ति की जो जॉब होती है काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, काफ़ी स्ट्रेसफुल होती है, काफ़ी उसको लॉन्ग आवर्स देने पड़ते हैं, जो वो उसकी ग्रोथ के लिए, कंपनी की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो कौन सा लेवल होता है? वो जो लेवल होता है वो होता है हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट। बिकॉज जो टॉप लेवल के जो लोग होते हैं वही कंपनी की सर्वाइवल के लिए, वही कंपनी की क्या इमेज जाएगी, क्या उसका इम्पैक्ट होगा सोसाइटी पे, इन्हीं सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। ठीक है जी। फिर आपको 2 फंक्शंस भी बताने थे इस लेवल के, नहीं, स्टेट एनी 2 फंक्शंस टू बी परफॉर्म बाय अमन एट दिस लेवल अदर देन दोज डिस्कस्ड अबव इन द पैरा। मतलब इसमें जो बताया गया है इन फंक्शंस के अलावा आपको और क्या फंक्शंस होते हैं जो टॉप लेवल के लोग परफॉर्म करते हैं, आपको वो बताने हैं। इधर से चीटिंग नहीं करनी, इधर से टीपा टापी नहीं करनी, सुन लो ध्यान से। इसके अलावा और क्या फंक्शंस होते हैं आपको वो बताने हैं। ठीक है, तो इसके अलावा और क्या फंक्शंस होते हैं, जैसे कि वेलफेयर सर्वाइवल ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं और उसका सर्वाइवल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सब इसके फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो इधर से ही चीटिंग करके आंसर नहीं लिखने। ठीक है जी, क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई सैंपल पेपर 2020 में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल्स मैनेजर एट शारदा लिमिटेड, अ फर्म मैन्युफैक्चरिंग रेडीमेड गारमेंट्स, आर जनरली एट अ कॉन्फ्लिक्ट एज दे हैव देयर ओन ऑब्जेक्टिव्स। जो परचेज, प्रोडक्शन और सेल्स मैनेजर्स हैं शारदा लिमिटेड के, एक जो फर्म है जो रेडीमेड गारमेंट्स बनाती है, वो जनरली कॉन्फ्लिक्ट पे है, मतलब उनके डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। ठीक है, बिकॉज उनके अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है जी। usually each thinks that only they are qualified to evaluate, judge and decide on any matter according to their professional criteria। उनको ये लगता है कि उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उनकी पढ़ाई लिखाई के अकॉर्डिंग वो ही ऐसे हैं जो वो जज कर सकते हैं, एवेल्यूएट कर सकते हैं और उनको ही सब बनता है, उनको ही सारा काम आता है। ठीक है, अब कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर CEO, name the concept which will be required by the CEO, Mr. Raman, to reconcile the differences, approach, interest और opinion in the organization। अब ये जो तीनों, ये जो है क्या नाम है, मनन चलन जो भी नाम है, परचेज, प्रोडक्शन और सेल्स मैनेजर जो है, ये तीनों अलग चल रहे हैं, तीनों के बीच में मतभेद, मनभेद हो रहा है, लड़ाई झगड़े होते हैं। इनको अब जो CEO ठीक करेगा वो कौन सी अप्रोच से ठीक करेगा, कैसे उनके डिफरेंसेस को, कैसे उनकी अप्रोच को रिकंसाइल करेगा, कॉमन दिशा प्रोवाइड करेगा, आपको ये आंसर करना है। ठीक है जी। तो कौन सी अप्रोच थी, वो कौन सा तरीका होता है जिसमें एक्टिविटी सिंक्रोनाइज की जाती हैं, दैट इज योर कोऑर्डिनेशन। ठीक है जी, सिंपल, इसमें बस आपको यही आंसर करना था। ठीक है जी, और अगर आप चाहते हैं तो कोऑर्डिनेशन को भी एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, चलिए फटाफट इधर तक नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी बच्चे, तो आई होप आपने इधर तक नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आपका सीबीएसई 2023 में पूछा गया है। यार सारे सीबीएसई 2023 से पूछे जा रहे हैं। वाह, 2023 मतलब ऐसा साल था जिससे सारे क्वेश्चन लगता इस चैप्टर से, पहले चैप्टर से ही पूछे थे, है ना। तो चलिए देखते हैं अब क्या है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यही जो क्वेश्चन है ये फिर से केस स्टडी टाइप वाला एमसीक्यू है। ठीक है, तो देखो यार, ऐसा नहीं है कि 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 मिनट में हो जाएगा, नहीं, ये क्वेश्चन आपका इतना बड़ा है, आपको पढ़ना है वो क्वेश्चन पूरा, केस स्टडी वाला क्वेश्चन है प्लस, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका 1 मिनट लगे। तो टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करना, सैम्पल पेपर भी सॉल्व करके देखना, तभी आपकी पूरी प्रैक्टिस बन पाएगी। मतलब ये सोचो कि 1 नंबर के क्वेश्चन को तो मैं 1 मिनट में निपटा लूंगा, नहीं बेटा जी, ऐसा नहीं होता। ये बिजनेस स्टडीज है, ये कोई और सब्जेक्ट नहीं है जो सीधा टिक टिक करना है, आपको पढ़ के टिक करना है। ठीक है, तो आपका वक्त जा सकता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन ये है, इन एन ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेशन इज अ फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर।
top level managers need to coordinate with the subordinates to ensure that the overall plans of the organization are duly carried out. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो कोऑर्डिनेशन होता है हर मैनेजर का फंक्शन होता है। ठीक है जी, जो टॉप लेवल के जो मैनेजर्स हैं उनको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है आपके अपने सब ऑर्डिनेट के साथ, ये इंश्योर करने के लिए कि जो ओवरऑल प्लान्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो ड्यूली अच्छी तरीके से कैरी आउट हो रहे हैं। जो मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं टॉप लेवल के साथ भी और लोअर लेवल के साथ भी, सुपरवाइजरी लेवल बोले तो लोअर लेवल के साथ भी। जो सुपरवाइजरी लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वर्कर की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करते हैं, उनकी एक्टिविटीज को देखते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, ये देखने के लिए कि जो काम है वो प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। तो यहाँ पर हम क्या समझ पा रहे हैं, हम यहाँ पर ये समझ पा रहे हैं कि भाई टॉप लेवल का बंदा भी कर रहा है, मिडिल लेवल का बंदा भी कर रहा है, मिडिल लेवल के मैनेजर्स भी कर रहे हैं और लोअर लेवल के मैनेजर्स भी कर रहे हैं। तो मतलब क्या, अब इधर क्या बोला गया है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑर्डिनेशन डिस्कस्ड इन द अबव पैरा। जो फीचर कोऑर्डिनेशन का यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है वो कौन सा है, आपको ये बताना है। बताओ 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 कौन सा होगा, सोचो सोचो सोचो, 1 मिनट दे रही हूँ। कितना सिंपल है भाई, टॉप लेवल वाला भी कर रहा है, मिडिल लेवल वाला भी कर रहा है, लोअर लेवल वाला भी कर रहा है। इतना मत सोचो, सिंपल। इसका आंसर क्या है कि कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। मतलब हर मैनेजर कर रहा है अपने लेवल पे, अपने डिपार्टमेंट पे, अपनी पोजीशन पे, तो हर एक मैनेजर की जिम्मेदारी है। इज इट क्लियर? सिंपल था बहुत। ठीक है जी, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है हमारा, मेरे को देख के समझ आ गया, ये क्वेश्चन जो है हमारा, ये है हमारा सेकंड चैप्टर से। दैट इज जितने भी फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस थे, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के चैप्टर से क्वेश्चंस थे, वो हमने सब कर लिए हैं। अब हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वाले क्वेश्चन के, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वाले चैप्टर के। ठीक है, चलिए। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। आपके पेपर में केस स्टडी वाले एमसीक्यू तो आते ही हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं और प्लस एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आता है। हो सकता है कि 2 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाए या 2 असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाए। सीबीएसई वाले डबल कर सकते हैं उसको, लेकिन पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आपसे सीबीएसई वाले एक ही पूछते हैं। ठीक है जी, तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और ये वैल्यूज वाले जो शुरुआत का जो टॉपिक था उसमें से पूछा गया है। अक्सर फिर से बच्चे क्या करते हैं, शुरुआत के टॉपिक्स को स्किप कर देते हैं, लेकिन आपको वो नहीं करना है। ठीक है, चलिए जी देखते हैं तो क्या बोला गया है। क्वेश्चन आपका ये बोल रहा है, स्टेटमेंट फर्स्ट आपकी ये बोल रही है कि वैल्यूज आर जनरल रूल्स फॉर बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन प्रैक्टिस एंड प्रिंसिपल्स आफ्टर रिसर्च इन वर्क सिचुएशन। जो वैल्यूज होती हैं वो जनरल रूल्स होते हैं इंडिविजुअल के बिहेवियर्स के, ठीक है, जो सोसाइटी में बनते हैं कॉमन प्रैक्टिस के बाद और रिसर्च करने के बाद वर्क सिचुएशन। ठीक है, वर्क सिचुएशन में रिसर्च करने के बाद और सोसाइटी की कॉमन प्रैक्टिस के बाद ये बनते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट 2 क्या कहती है, स्टेटमेंट सेकंड आपकी ये कहती है कि व्हाइल प्रैक्टिसिंग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वैल्यूज कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड as business have to fulfill social and ethical responsibility towards society। जब एक बिजनेस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को प्रैक्टिस कर रहा होता है तो वैल्यूज को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हो, बिकॉज जो वैल्यूज हो, बिकॉज एक जो बिजनेस होता है उसको समाज और उसको एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी समाज की फुलफिल करनी पड़ती हैं। अब कौन सी स्टेटमेंट गलत, कौन सी सही, दोनों गलत, अपन वो देखते हैं। ठीक है, तो क्या बोला गया है, दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू है, दोनों ही स्टेटमेंट्स अपनी अपनी जगह सही बात को बोल रही हैं। ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया। इज इट क्लियर? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका दिल्ली 2020 में आया था, ये आपका केस स्टडी वाला क्वेश्चन है, ये आपका केस स्टडी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका ये है कि वैभव शर्मा वाज वर्किंग एज द प्रोडक्शन मैनेजर इन क्रीसेंट फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड। वाओ, इतने टफ वर्ड को मैंने एक झटके में पढ़ लिया। ठीक है, फिर से पढ़ के बताती हूँ, फ्लेक्स करना है ना यार। वैभव शर्मा वाज वर्किंग एज अ प्रोडक्शन मैनेजर इन क्रीसेंट फार्मास्यूटिकल अरे यार अटक गई, फिर से। वैभव शर्मा वाज वर्किंग एज अ प्रोडक्शन मैनेजर इन क्रीसेंट फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, बोल लिया ना, आप भी बोल के बताना। ठीक है, तो आप भी एक बार पढ़ के देखना कि आप इसको बोल पा रहे हो नहीं बोल पा रहे। अगर बोल पाए तो फिर लिखना यस मैम मैंने भी बोल लिया। ठीक है, चलिए जी, तो क्या है, तो वैभव शर्मा जो था वो प्रोडक्शन मैनेजर की पोजीशन पे काम करता था क्रीसेंट फार्मास्यूटिकल, जो कि दवाइयों वाली कंपनी होती है, दवा वाली कंपनी होती है। टू गेट हिज सन एडमिटेड इन स्कूल
he wanted to take leave from the office, but on the same day an important meeting with the CEO of the company was scheduled to discuss about some new medicines to be manufactured. ठीक है, उसको अपने बच्चे का, अपने बेटे का एडमिशन करवाना था, इसलिए उसको ऑफिस से छुट्टी चाहिए थी। लेकिन उस ही दिन क्या हुआ, उसकी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग आ गई कंपनी के सीईओ के साथ और उनको कुछ डिस्कस करना था, कुछ मेडिसिन से रिलेटेड डिस्कस करना था। ठीक है, फिर अब क्या हुआ, हाँ, considering the significance of the meeting, he did not take leave. The CEO appreciated his exemplary behavior as he gave priority to the organizational interest over his personal interest. ठीक है, सो नेम एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बीइंग फॉलोड बाय वैभव शर्मा इन द फॉलोइंग केस, इन द अबव केस। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, उसने क्या किया, वैभव शर्मा ने क्या किया, उस दिन अपने बेटे का एडमिशन नहीं करवाने गया, उस दिन उसने मीटिंग अटेंड की और इस चीज को देखते हुए जो सीईओ था कंपनी का, उसने इस चीज की बहुत तारीफ की कि उसने अपने इंटरेस्ट को साइड रख के कंपनी का इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट पहले रखा है। ठीक है, तो कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है, आपको ये बताना है। ठीक है, समझ रहे हो ना, बस वही वाला है कि जब एक एम्प्लॉई अपने इंटरेस्ट को साइड रख के ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देता है, वो वाला प्रिंसिपल यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है। अब इसका नाम क्या था, इसका नाम था सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ठीक है जी, इसका मैंने एक ट्रिक भी बताई थी, ऐसे करके ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट, ऐसे करके ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। ठीक है, वो जो आप इंस्टाग्राम वगैरह पे करते रहते हो ना, प्रायोरिटी, ठीक है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट। चलिए जी, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, काफी प्यारा सा क्वेश्चन था। चलिए, तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो बेटा तो फिर क्वेश्चन की क्या ही बात। चलो अब हम आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीबीएसई एग्जामिनेशन पेपर 2021-22 में पूछा गया था। थैंक गॉड ये 2023 में नहीं पूछा गया था। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन क्या है, ये जो क्वेश्चन है देखो यार, ये भी केस स्टडी टाइप वाला एमसीक्यू है, ये भी केस स्टडी टाइप वाला एमसीक्यू है। ठीक है जी, तो क्या है कि विद्या पब्लिक स्कूल इज अ रेनाउंड स्कूल इन नागपुर। जो विद्या पब्लिक स्कूल था वो एक बढ़िया स्कूल था नागपुर में। द मैनेजमेंट रिसेंटली अपॉइंटेड अ न्यू बिजनेस स्टडीज टीचर। जो मैनेजमेंट था उसे रिसेंटली नए बिजनेस स्टडीज के फैकल्टी को अपॉइंट किया था, श्वेता को। अरे श्वेता तो लेकिन स्लाइड बनाती है हमारी, श्वेता ने यार पार्टी बदल ली, देख लो यार, गलत हो रहा है। ठीक है, श्वेता टू टीच क्लास 11th and 12th एंड गेव हर मंथली सैलरी ऑफ 50,000। तो उसे श्वेता को अपॉइंट किया, श्वेता को मंथली सैलरी पे रखा 50,000 की। ठीक है, श्वेता इज नॉट सेटिस्फाइड विद इट एंड सेड द सैलरी इज नॉट जस्ट and equitable as per the amount of work required to be done by business studies teacher. Other schools in the city are paying 70,000 to the teaching classes 11th and 12th. तो श्वेता ने यही बोला, ये जो सैलरी है वो जस्ट नहीं है, इक्विटेबल नहीं है, मतलब वो पूरी नहीं पड़ेगी, बिकॉज काम ज़्यादा करवाना है, प्लस दूसरे शहर, बस उसी शहर की टीचरों को, बिजनेस स्टडीज़ की टीचर को 70,000 रुपये मिलते हैं, लेकिन मेरे को 50,000 रुपये मिल रहे हैं। श्वेता दीदी ने ये बोला। तो कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पर वायलेट किया है विद्या पब्लिक स्कूल ने? ठीक है, ऑप्शंस आपके क्या है, ऑप्शंस आपके ये हैं, डिसिप्लिन, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इक्विटी या एस्पेरेट डी कॉप्स। ये क्या लिखा है भाई, ये गलत लिख दिया। देखो श्वेता दीदी ने फिर से गलती कर दी। देखो एस्पेरेट इधर, अरे यार एस्पेरेट डी कॉप्स। ठीक है जी, चलिए तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। मतलब क्या, उसको कम पैसा मिल रहा है और हमने ये चीज़ रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज पे पढ़ी है कि जो सैलरी मिलनी चाहिए वो जस्ट होनी चाहिए, वो फेयर होनी चाहिए एम्प्लॉइज के लिए, प्लस ऑर्गेनाइजेशन के बजट के अंदर भी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर श्वेता को कम सैलरी मिल रही थी और बाकियों को भाई ज़्यादा मिली है, मतलब दूसरी जगहों के लोगों को, दूसरी जगह ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को ज़्यादा मिली है, तो उसके हिसाब से वो कम है, वो अनइक्विटेबल है। तो इसका आंसर होगा रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। इज इट क्लियर गाइस? चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्लेवर्स ऑफ साउथ इज अ फेमस चेन ऑफ साउथ इंडियन रेस्टोरेंट। फ्लेवर, ये सीबीएसई 2021 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और ये भी आपका केस स्टडी वाला ही एमसीक्यू है। ठीक है, और ये भी आपका केस स्टडी वाला ही एमसीक्यू है। ठीक है जी, तो क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका ये है कि फ्लेवर्स ऑफ साउथ इज अ फेमस चेन ऑफ साउथ इंडियन रेस्टोरेंट। जो फ्लेवर्स ऑफ साउथ है एक फेमस चेन है साउथ इंडियन रेस्टोरेंट की। ठीक है,
इट बिलीव्स इन कंप्लीट कॉपरेशन बिटवीन द लेबर एंड मैनेजमेंट, वो इस चीज में विश्वास रखती है कि कंप्लीट कॉपरेशन होना चाहिए लेबर और मैनेजमेंट के बीच में, ठीक है, लेबर और मैनेजमेंट के बीच में कंप्लीट कॉपरेशन होनी चाहिए। इट्स मैनेजमेंट एनकरेजेस द एम्प्लॉयज फॉर द कंस्ट्रक्टिव सजेशन, जो उसका मैनेजमेंट है वो एम्प्लॉयज को एनकरेज करता है, मोटिवेट करता है अच्छे कंस्ट्रक्टिव सजेशंस के लिए। दे टेक देयर एम्प्लॉयज इनटू कॉन्फिडेंस फॉर ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजंस, वो अपने एम्प्लॉयज को कॉन्फिडेंस में लेते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस आते हैं उसके लिए। तो कौन से साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल यहाँ पर फ्लेवर्स लिमिटेड ने फॉलो किया है वो आपको बताना है। ध्यान रखना, साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है। अगर नॉर्मल बोले प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट तो आप समझ लो कि यार हेनरी फ्योल की बात की जा रही है, बट व्हेन दे आर सेइंग प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट तो आप समझो यहाँ पर टेलर भाई साहब की बात की जा रही है। ठीक है जी, इज इट क्लियर? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, बिकॉज इधर ये बोला गया है कि कॉपरेशन है बिटवीन लेबर एंड द मैनेजमेंट। ठीक है, अपने एम्प्लॉयज का भी ख्याल रखते हैं, एम्प्लॉयज के साथ कॉपरेटिव वे में वो डील करते हैं। दैट इज व्हाई द आंसर विल बी कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इज इट क्लियर गाइस? चलिए जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये जो क्वेश्चन है सीबीएसई 2021 टर्म फर्स्ट में पूछा गया है। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है पायोनियर लिमिटेड इज डीलिंग इन फ्रूट जूसेस एंड हेयर ऑयल्स। जो पायोनियर लिमिटेड है वो फ्रूट जूसेस और हेयर ऑयल्स में डील कर रही है। टू एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन इट हैज मेड 2 सेपरेट डिविजन्स फॉर ईच प्रोडक्ट। ठीक है, तो यूनिटी ऑफ एक्शन और कोऑर्डिनेशन को एंश्योर करने के लिए से 2 अलग डिविजन्स बनाए हैं। किसके लिए? हर एक प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, हर डिवीजन का अपना इंचार्ज है, ध्यान से सुनना, हर डिवीजन का अपना इंचार्ज है, अपना प्लान है। ठीक है, क्या बोला गया है इधर मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, हर डिवीजन का अपना इंचार्ज है, अपना प्लान है, अपना एग्जीक्यूशन के रिसोर्सेस है। दस बोथ द डिविजन्स आर मूविंग टुवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव थ्रू फोकस एफर्ट्स। इसलिए जो दोनों ही डिविजन्स हैं वो सेम ऑब्जेक्टिव की दिशा पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पर हाईलाइट किया गया है आपको वो बताना है। तो क्या है इसके ऑप्शंस? ऑप्शंस आपका स्पिरिट डी कॉर्प्स, इक्विटी, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन या अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्या होगा भाई, क्या होगा जब एक डिवीजन के अलग अलग रिसोर्सेज, अलग अलग इंचार्जेस वगैरह होते हैं और दोनों ही डिविजन, हर एक डिवीजन अपनी कॉमन दिशा के और सेम ऑब्जेक्टिव के लिए काम करता है, तो वो होता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इज इट क्लियर गाइस? चलिए, आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। काफी सिंपल सा स्ट्रेट क्वेश्चन ही था, केस टाइप वाला, केस स्टडी टाइप ही एमसीक्यू था। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका फिर से केस स्टडी वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से, अरे यार मिटर ना भाई, क्या हो गया, केस स्टडी वाला क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका ये है, एवरी ईयर अ मीटिंग इज ऑर्गेनाइज्ड इन द लॉन्स of the owner of a company. ठीक है, in this meeting the owner of the company grants some funds for the benefit of the families of the employees. हर साल एक मीटिंग होती है, कंपनी के जो ओनर है उनके घर के ही लॉन में एक मीटिंग होती है। ठीक है, इस मीटिंग में जो कंपनी का ओनर होता है वो उसके एम्प्लॉयज की फैमिलीज के लिए कुछ फंड्स को ग्रांट करता है। ठीक है, कुछ पैसा ग्रांट करता है। द एम्प्लॉयज ऑन द अदर हैंड नेवर रेजिस्ट एनी चेंज और पुट एक्सेसिव डिमांड्स। ऑन द अदर हैंड, और जो उसकी कंपनी के एम्प्लॉयज हैं उन्होंने कभी भी फालतू की डिमांड्स वगैरह नहीं की। ठीक है, तो जनरल एनवायरनमेंट इन द कंपनी इज वेरी सपोर्टिव टू द एम्प्लॉयज। जो जनरल एनवायरनमेंट है उस कंपनी का बहुत ही सपोर्टिव है उस कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए। ठीक है जी, फिर क्या है? तो द एम्प्लॉय टर्नओवर इज वेरी लो। तो जो एम्प्लॉयर टर्नओवर रेशियो है वो बहुत ही कम है, मतलब कम ही एम्प्लॉयज उस कंपनी से निकलते हैं, जाते हैं, ऐसा नहीं होता है, तो काफ़ी कम टर्नओवर है। ठीक है जी, तो कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैनेजमेंट का डिस्कस किया जा रहा है और कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पर भी इजीली फॉलो किया जा रहा है? यू हैव टू आंसर दैट, है ना। तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, दैट इज मेंटल रेवोल्यूशन या स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन। देखो, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन क्या, आपको 2 चीजें बतानी थी। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन। लेकिन क्या बोला गया है यहाँ पर कि जो एम्प्लॉयज हैं, रहते हैं, रुकते हैं, टर्नओवर रेशियो बहुत कम है, तो उसका आंसर होगा स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन। और क्या पूछा गया था? ये पूछा था कौन सा कॉन्सेप्ट भी मैनेजमेंट का डिस्कस किया जा रहा है। तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, मतलब सब कुछ अच्छा है, बढ़िया चल रहा है। ठीक है, मेंटल रेवोल्यूशन आपने पढ़ा हुआ है ना, कि जहाँ पर एटीट्यूड में चेंज लेके आया जाता है।
ठीक है, तो वो होता है मेंटल रेवोल्यूशन। तो यहाँ पर वो चीज़ डिस्कस की जा रही है। इज इट क्लियर गाइस? चलिए जी, अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है आपका। ये जो क्वेश्चन है सीबीएसई सैम्पल पेपर 2024-25 में आ चुका है और ये भी आपका केस स्टडी वाला ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि लीना हैज बीन अपॉइंटेड एज द ऑपरेशंस मैनेजर इन अ स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी डीलिंग इन गारमेंट्स विद ग्रोइंग ऑनलाइन सेल्स। तो जो लीना है वो रिसेंटली ऑपरेशंस मैनेजर की पोजीशन पे अपॉइंट हुई है एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी में। ठीक है, और ग्रोइंग ऑनलाइन सेल्स मतलब उस कंपनी की जो सेल्स है वो इंक्रीज ही होती जाती हैं। ठीक है, द कंपनी हैज रिसेंटली रेंटेड स्पेस इन अ वेयर हाउस टू स्टोर गारमेंट्स एंड मेल आउट ऑर्डर्स। कंपनी ने रिसेंटली स्पेस को रेंट किया है एक वेयर हाउस में गारमेंट्स वगैरह को स्टोर करने के लिए। इन ऑर्डर टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑर्डर फुलफिलमेंट, लीना प्रमोट एसोसिएट कुशाग्र टू द पोस्ट ऑफ इन्वेंट्री एंड ऑर्डर फुलफिलमेंट सुपरवाइजर। ठीक है, अब वो ऑर्डर फुलफिलमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने के लिए, क्योंकि ऑर्डर्स ज़्यादा है इसलिए लीना ने एक एसोसिएट को प्रमोट किया है, कुशाग्र नाम है उसका, उसको इन्वेंट्री एंड ऑर्डर फुलफिलमेंट सुपरवाइजर की पोजीशन पे उसको क्या कर दिया गया? प्रमोट कर दिया गया। Kushagra has been given the task to assess whether it is best to process orders as they come in or let them accumulate and then to process them in batches. अब कुशाग्र भाई को टास्क मिला है कि उसको ये असेस करना है, उसको इस चीज़ का विश्लेषण लगाना है कि वो कौन सा तरीका बेस्ट रहेगा। ऑर्डर्स आ रहे हैं, ठीक है, उनको पहले एक्यूमुलेट करने का या उनको बैचेस में प्रोसेस करने का। ठीक है, पहले उनको आने देना, इकट्ठा करना या उनको बैचेस में प्रोसेस करना। ठीक है, so he concludes them accumulating and then processing them in the batches is the best way of fulfilling orders in order to minimize cost and maximize customer satisfaction. तो उसने ये तरीका पता किया, उसको ये तरीका अच्छा लगा कि जब वो accumulate करेगा और फिर उनको जब batches में प्रोसेस करेगा, बात समझ आ रही है? जब उनको बैचेस में प्रोसेस करेगा, वो पहले इकट्ठा करके बैचेस में जब प्रोसेस करेगा तो वो बेस्ट तरीका निकलेगा ऑर्डर्स को फुलफिल करने का। इससे पैसा भी कम लगेगा और कस्टमर भी बढ़िया सेटिस्फाई हो जाएगा, कस्टमर को भी उसका ऑर्डर टाइम पे मिल जाएगा। ठीक है, थ्रू सेवरल रीडिंग्स लीना फाइंड्स दैट द स्टैंडर्ड टाइम टेकन फ्रॉम द प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर टू द डिलीवरी ऑफ गारमेंट्स फॉर ए बैच ऑफ 100 पीसेस 100 पीसेस 72 आवर्स। तो काफ़ी सारी रीडिंग से पता करके लीना ने ये पता किया कि जो स्टैंडर्ड टाइम लग रहा है ऑर्डर को प्रिपेयर करने का, ऑर्डर को डिलीवर करने का 100 पीसेस का, वो 72 घंटे 72 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, दिस हेल्प्ड हर टू डिटरमाइन द लेबर कॉस्ट। इसकी वजह से उसको लेबर कॉस्ट का भी पता चला कि कितना लेबर कॉस्ट जा रहा है। इस अंडरस्टैंडिंग की वजह से, साइंटिफिक मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट की समझ की वजह से आपको ये बताना है कौन सी टेक्निक लीना ने और कुशाग्र ने फॉलो की हैं एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। तो लीना कुशाग्र दोनों ने क्या किया है आपको ये पता करना है। ठीक है, केस स्टडी थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आप उसको 2 बार पढ़ोगे तो आराम से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सी साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स यहाँ पर फॉलो की है लीना कुशाग्र ने? तो यहाँ पर उसने मेथड स्टडी और टाइम स्टडी किया है। टाइम स्टडी कैसे उससे रीडिंग की थी, है ना, और मेथड स्टडी उसने किया था, मतलब देखा था कि कौन सा तरीका बेस्ट है। तो मेथड स्टडी एंड टाइम स्टडी। तो क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा था लेकिन इसके आंसर बहुत ही सिंपल निकल के आ रहे हैं। इन्होंने लास्ट में खुद ही पूछ लिया है कौन सी टेक्निक्स यूज़ की है लीना और कुशाग्र ने। ठीक है, यूज्ड आर इतना कर लेना, इसको ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है। अरे भाई, टेक्निक्स यूज्ड आर। ठीक है जी, क्लियर? इज इट क्लियर जी? यूज्ड आर। चलिए जी, तो आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। फटाफट नोट डाउन कर लो इधर तक। हाँ जी बच्चों, तो आई होप आपने इधर तक नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका दिल्ली 2020 में आ चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है जी? क्वेश्चन ये है ABCDEF लिमिटेड हैज डिसाइडेड टू बिकम द मार्केट लीडर इन सेलिंग वाटर बॉटल्स। तो ABCDF लिमिटेड ने डिसाइड किया है कि वो मार्केट में लीडर बनेगा वाटर बॉटल्स को बेचने के मामले में। ठीक है, सो द कंपनी डिसाइड्स टू टेक केयर ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स। तो कंपनी ने ये डिसाइड किया है कि हम सारे ही डिपार्टमेंट्स का ख्याल रखेंगे जी। फिर क्या ख्याल रखेंगे? इसका मतलब ये नहीं कि खिलाएंगे पिलाएंगे, मतलब सबके ऊपर निगरानी रखेंगे। फिर द टॉप मैनेजमेंट डिसाइड्स टू सेट स्टैंडर्ड्स। समझ रहे हो ना विनोद? समझ रहे हो ना विनोद? देखो क्या बोला हो गया, द टॉप मैनेजमेंट डिसाइड्स टू सेट स्टैंडर्ड्स फॉर ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज राइट फ्रॉम
परचेस ऑफ रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग ऑफ द वाटर बॉटल्स। तो टॉप मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया है कि सामान रॉ मटेरियल्स को खरीदने से लेके सामान बॉटल बनाने और बॉटल को पैक करने तक हम सारी ही एक्टिविटीज़ को देख रेख करेंगे, सारी एक्टिविटीज़ को ट्रैक करेंगे, मतलब देखेंगे, उनके ऊपर नज़र रखेंगे। बोले तो सारी ही A to Z एक्टिविटीज़ पे हम नज़र रखने वाले हैं। स्टैंडर्ड सेट किए हैं सारी ही बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि विच साइंटिफिक टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट इज यूज्ड हियर। यहाँ पर कौन सी साइंटिफिक टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट यूज की गई है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात नहीं की जा रही, टेक्निक दे हैव आस्क्ड ऑफ साइंटिफिक टेक्निक, ठीक है। और इस टेक्निक के 3 एडवांटेजेस भी आपको बताने हैं। तो स्टैंडर्ड सेट किए हैं तो भाई साहब क्या होगा, स्टैंडर्डाइजेशन। वेरी गुड। तो हमने एक टेक्निक पढ़ी थी जिसका नाम था सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, लेकिन यहाँ पर काम को सिंप्लीफाई नहीं किया जा रहा है, लेकिन इसको स्टैंडर्ड जरूर सेट किए जा रहे हैं, इसलिए हमारा सही आंसर होगा स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, या आपको बस स्टैंडर्डाइजेशन भी आप इसको बस बोल सकते हो। तो इसके फायदे क्या है, इसके फायदे आप कुछ यूँ लिख सकते हो कि परफॉर्मेंस, मैन और मशीन के परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड्स को सेट कर दिया जाता है, स्टैब्लिश कर दिया जाता है, ठीक है। काम की क्वालिटी, मटेरियल्स की क्वालिटी, मटेरियल्स की एक्सीलेंस, मतलब कौन से मटेरियल्स यूज करने हैं, इन सब के रिगार्डिंग भी स्टैंडर्ड्स को सेट कर दिया जाता है। फिर मशीन्स, उनके क्या क्या कंपोनेंट्स रहेंगे, मतलब कितनी साइज की उनके कंपोनेंट्स, मशीन के जो पार्ट्स हैं उनका क्या साइज होगा, इन सब चीज़ों के भी स्टैंडर्ड सेट कर दिए गए हैं। उनको इंटरचेंज करना, कि इनको आप इंटरचेंज कर सकते हो अलग अलग कंडीशंस पे, ठीक है, किस कंडीशन पे जाके आप उसको इंटरचेंज कर सकते हो, इन सारी चीज़ों के स्टैंडर्ड सेट कर दिए जाते हैं, ठीक है जी। इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया। अब हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो था ये फिर से दिल्ली 2020 में पूछा गया है, ठीक है। ये भी काफ़ी बड़ा केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका है अभिषेक स्टडीड मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ हेनरी फ्योल एंड FW टेलर व्हेन ही वाज इन क्लास 12th, ठीक है। तो अभिषेक ने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स को पढ़ा जब वो क्लास 12th में था। जैसे कि आप क्लास 12th में हो, आप इसके बारे में पढ़ रहे हो, टेक्निक्स के, प्रिंसिपल्स के बारे में, वैसे ही अभिषेक ने भी ये सब पढ़ा था, ठीक है। नाउ ही इज ट्राइंग टू अप्लाई हिज नॉलेज वाइल डूइंग हिज बिजनेस बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स एंड साइंटिफिकली एनालाइजिंग वर्क ही फाउंड वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब। समझ रहे हो ना बिनोल, समझ रहे हो या नहीं, ठीक है। अंडरलाइन कर देती हूँ, जहाँ पर कुछ समझ आता है तुरंत उसको अंडरलाइन करो, मौका मत गवाओ, पहले ही बता रही हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ, जब जो उसने वो पढ़ा था, जब उस चीज़ों को वो अपनी नॉलेज में, अपनी नॉलेज को जब वो अपने बिजनेस पे एप्लीकेबल करवा रहा है, एप्लीकेबल कर रहा है, उसको बिजनेस में अप्लाई कर रहा है, तो उसने क्या किया, काफ़ी सारी टेक्निक्स को यूज़ किया और उसने एक बेस्ट वे पता किया काम को करने का, ठीक है। इंपॉर्टेंट लगा, मैंने उसको अंडरलाइन कर दिया। फिर क्या हुआ, बाय रिमूविंग अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स ऑफ द वर्कर्स ही रिड्यूस द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। उसने क्या किया, वर्कर्स के अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को भी नोटिस किया और उसने टाइम भी कम कर दिया जॉब को करने का। मतलब उससे ये पता किया कि भाई एक जॉब को करने में फिर कितना टाइम लग रहा होगा, उससे सारे अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स वर्कर्स के पता किए। फिर क्या हुआ, नॉट ओनली दिस, to increase productivity and to regain stamina, he started giving more rest interval to his employees। और उसे क्या किया, सिर्फ इतना ही नहीं किया, लेकिन अपने एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए उसने क्या किया जी, उसने रेस्ट इंटरवल्स भी बढ़ाए। मतलब उसे ये देखा कि अगर एम्प्लॉयज़ के रेस्ट इंटरवल उसको कम लग रहे थे, अगर एम्प्लॉयज़ इतने में सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे थे, तो उसे रेस्ट इंटरवल्स भी एम्प्लॉयज़ के इंक्रीज कर दिए, ठीक है। फिर क्या किया, ही फॉलोड नो डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी ऑन अकाउंट ऑफ सेक्स, रिलीजन, कास्ट एटसेट्रा। तो उसने कोई भी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी नहीं फॉलो की, भले ही कोई भी एम्प्लॉय किसी भी जात, जेंडर वगैरह का हो, ठीक है। फिर ही एंश्योर्ड द कंपनसेशन, इधर भी कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है तो मैं इसको भी अंडरलाइन कर देती हूँ, ठीक है। ये भाई कटा नहीं हुआ, ये अंडरलाइन है। फिर क्या हुआ, he ensured that compensation should be fair to both employees and the organization। तो उसे ये भी पता की, उसे ये भी इंश्योर किया, ये भी मेक श्योर किया कि जो कंपोजिशन अपने एम्प्लॉयज़ को दे रहा है वो उनके लिए भी फेयर होनी चाहिए, उनके लिए भी जस्टिफाइड होनी चाहिए, प्लस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी जस्टिफाइड होनी चाहिए, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है, साइंटिफिक मैनेजमेंट की यहाँ पर 2 टेक्निक्स हाईलाइट हो रही हैं, आपको वो पता करनी है, और 2 जनरल मैनेजमेंट की प्रिंसिपल्स भी यहाँ पर निकल के
क्या पा रहे हैं वो भी आपको पता करनी है। तो 2 साइंटिफिक टेक्निक्स है एंड 2 जनरल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है। जनरल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बोले तो वही हेनरी फेल्ड के, ठीक है। तो उसका आंसर क्या होगा भैया, जो जो इंपॉर्टेंट लग रहा था वो मैंने सब अंडरलाइन कर दिया है। वैसे ही जब आप भी अपने एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस को करोगे आंसर, ठीक है, आंसर लिखने बैठोगे तो जैसे ही आप केस स्टडीज को पढ़ रहे हो, क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, तो जो भी आपको आंसर समझ आ रहा है तुरंत अंडरलाइन कर दो, ठीक है। सबसे बेस्ट ट्रिक बता रही हूँ। फिर इसका आंसर क्या है जी, इसका आंसर है कि जो टेक्निक्स यहाँ पर यूज की गई है अभिषेक द्वारा, वो सबसे पहली है मेथड स्टडी। उसने क्या किया, उसने 1 बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब पता किया, तो भाई मेथड स्टडी। फिर उसने मोशन स्टडी को, मतलब उसने अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को पता किया जो वर्कर्स के थे, इसलिए उसने मोशन स्टडी किया, ठीक है। फिर दूसरा क्या था, फिर प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट कौन कौन से अडॉप्ट किए हैं अभिषेक ने, इक्विटी और रेम्यूनरेशन। इक्विटी क्यों, इक्विटी कैसे आ रहा है, बिकॉज उसने नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी भेदभाव नहीं किया, भले ही व्यक्ति, भले ही एम्प्लॉय, किसी भी जात धर्म कहाँ का भी है, ठीक है, उससे ये सब नहीं देखा, तो इक्विटी आया। फिर उसने ऐसी सैलरी दी जो एम्प्लॉयज़ के लिए भी सही है प्लस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी सही है, तो ये रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में आएगा, ठीक है जी। चलिए, तो ये रेम्यूनरेशन में आएगा। इज इट क्लियर? तो ये 2 टेक्निक्स हमने ये पता की और 2 प्रिंसिपल्स हमने ये पता किए। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। तो क्वेश्चन में कभी कभार सीबीएसई वाले पूछ लेते हैं, क्वेश्चन में प्रिंसिपल्स भी पूछ लेते हैं प्लस टेक्निक्स भी पूछ लेते हैं, तो आप ये मत सोचो कि बस एक ही चीज़ पूछेंगे। सीबीएसई वालों का कोई भरोसा नहीं है बेटा, ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्टूनी प्लैनेट इज अ वेल नोन इंडोर प्लेग्राउंड फॉर ऑर्गेनाइजिंग पार्टीज फॉर चिल्ड्रन इन नोएडा। तो कार्टूनी प्लैनेट एक वेल नोन इंडोर प्लेग्राउंड है, ठीक है, जो कि पार्टीज को ऑर्गेनाइज करता है नोएडा के चिल्ड्रन के लिए। आई गेस ये मेरे को 3rd चैप्टर से लग रहा है, ठीक है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए। अब ये मेरे को चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट से क्वेश्चंस लग रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको सीबीएसई 2023 में पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि कार्टूनी प्लैनेट जो कि एक बहुत ही अच्छी कंपनी है जो बच्चों के लिए इंडोर गेम्स को ऑर्गेनाइज करवाती है नोएडा में, ठीक है। उसके काफ़ी सारे प्ले स्टेशंस हैं और उससे काफ़ी सारी एक्टिविटीज भी बच्चों के लिए लगाई हुई हैं, ऑर्गेनाइज करवाई हुई हैं, जिससे बच्चे आके एंजॉय करते हैं, ठीक है। लुकिंग एट द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ चिल्ड्रन विजिटिंग कार्टूनी प्लैनेट, अ न्यू इंडोर प्लेग्राउंड इन द नेम ऑफ टाइनी टॉट्स हाउस केम अप विद एडवांस्ड स्विंग्स, प्ले स्टेशंस एंड एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज नियर कार्टूनी प्लैनेट। तो क्या देखा, तो ये देखा गया कि यार अब कार्टूनी प्लैनेट में बहुत बच्चे जा रहे हैं, ठीक है, बहुत वहाँ की बिक्री हो रही है। तो एक और नई कंपनी आई जिसका नाम था टाइनी टॉट्स हाउस, जिसमें उस कंपनी ने क्या किया, उस कंपनी ने काफ़ी सारे अलग अलग प्रकार के झूले, न्यू इनोवेटिव झूले, स्विंग्स वगैरह रखे, ठीक है, अच्छे अच्छे प्ले स्टेशन उसे रखे और ऐसी एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ रखी। और वो जो भी उसने अपनी कंपनी सेटअप की वो किसके बाजू में की, वो उसने कार्टूनी प्लैनेट के नियर में जाके की, मतलब उसके बाजू में जाके की, ठीक है। फिर क्या हुआ, टू compete with the newly opened indoor playground, Cartoony Planet also added some advanced things and entertainment activities to attract more children। अब यार कार्टूनी प्लैनेट ने देखा कि भाई मेरे बाजू में आके किसी और ने भी ये मेरा वाला काम खोल लिया है, मेरा वाला प्ले स्टेशन का काम खोल लिया है, तो उस कॉम्पिटिटर को बीट करने के लिए कार्टूनी प्लैनेट ने भी क्या किया, अपने ऑर्गेनाइजेशन में और नए प्रकार के स्विंग्स वगैरह और एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ को इनक्रीज किया, ठीक है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बिजनेस एनवायरनमेंट का कोई फीचर हाईलाइट करती है, अब आपको वो पता करना है। अब ये आपको लग रहा होगा 1 नंबर का लेकिन 1 मिनट लगेगा, नहीं, इस क्वेश्चन में ही आपको 4 से 5 मिनट लग सकते हैं, मैक्सिमम बता रही हूँ, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना, आराम से पढ़ना, ये मत सोचना कि 1 नंबर का है तो चलो फटाफट फॉर्मेलिटी कर देता हूँ, हर कुछ टिक कर देता हूँ, ये गलती मत करना, ठीक है। इज इट क्लियर? चलिए, तो क्या बोला गया है, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बिजनेस एनवायरनमेंट का कोई फीचर हाईलाइट कर रही है, आपको वो वाला फीचर यहाँ से पकड़ना है। तो ऑप्शंस क्या है, अनसर्टेनिटी, डायनेमिक नेचर, रिलेटिविटी, इंटर रिलेटेडनेस। बताओ इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, वेरी गुड, परफेक्ट आंसर इज डायनेमिक नेचर, यानी जो बिजनेस एनवायरनमेंट है काफ़ी डायनेमिक नेचर का है, ठीक है। तो ऑल्दो वो सब कोशिश कर रहा था लेकिन फिर भी उसका कॉम्पिटिटर आके उसने अपना बिजनेस खड़ा कर दिया। सो द बिजनेस एनवायरनमेंट इज ऑफ वेरी डायनामिक नेचर, इट कीप्स चेंजिंग, इट रैपिडली ग्रोस, ठीक है, परफेक्ट, ऑल राइट। चलिए जी, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सीबीएसई सैंपल पेपर 2024-25 में भी आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा, ये भी केस स्टडी टाइप एमसीक्यू ही है, ठीक है।
क्वेश्चन हमारा है गुडविल एंटरप्राइजेस है। गुडविल एंटरप्राइजेस इज अ लार्ज स्केल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर हु फुलफिल द नीड्स ऑफ बोथ इंडस्ट्रियल यूजर्स एंड कंज्यूमर्स। तो गुडविल एंटरप्राइजेस एक बहुत ही बड़ी लार्ज स्केल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है जो कि सामान इंडस्ट्रियल यूजर के लिए भी बनाती है, नॉर्मल यूजर्स के लिए भी बनाती है। ठीक है, तो जो कंपनी है साथ साथ में वो इजी फाइनेंस फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है एट अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में वो प्रोवाइड करती है। ठीक है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ी है ना। अब कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल रहा है, फाइनेंस फैसिलिटी मिल रही है, तो डिमांड तो जायज़ सी बात है कि बढ़ेगी। ठीक है, The company has installed a new branch management software to efficiently manage and coordinate activities across their multiple branches and locations. तो कंपनी ने एक नई ब्रांच मैनेजमेंट भी इंस्टॉल की है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है। ठीक है, एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए अच्छी तरीके से। ठीक है, सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल किया है। समझ रहे हो ना बहनों, समझ रहे हो नहीं? ठीक है, तो आपसे ये पूछा गया है आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट फ्रॉम द अबव केस स्टडी। इस केस स्टडी से आप कौन सा कंपोनेंट निकाल पा रहे हो, आपको वो पता करना है। ठीक है, तो पहला क्या है भाई कि लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में फाइनेंस फैसिलिटी मिल रही है। दूसरा है कि नया ब्रांच मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी इन्होंने इंस्टॉल किया है। तो उसका सही आंसर क्या होगा बताओ? पॉलिटिकल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इको सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल लीगल एनवायरनमेंट या इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। सो योर राइट आंसर विल बी डी। अरे इधर ए दिया गया है। चलो यार, आपके लिए होमवर्क भी है, पता करके आना इसका क्या आंसर है। वैसे तो डी ही होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये लेकिन गलत है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ये आपका होमवर्क है, पता करके आना, वैसे इसका डी ही होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी, और सही आंसर आके मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है जी, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से दिल्ली 2020 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका केस स्टडी टाइप वाला ही है। क्वेश्चन आपका ये है, टू बिग बैनर मूवीज वेयर शेड्यूल टू बी रिलीज ऑन द सेम डेट। तो दो बड़ी बिग बैनर की मूवीज थी, उनका शेड्यूल किया गया था कि वो एक ही तारीख को दोनों रिलीज की जाएंगी। ठीक है, लास्ट मोमेंट में, एट द लास्ट मोमेंट, रिलीज ऑफ वन ऑफ द मूवीज हैड टू बी पोस्टपोन्ड due to opposition of a group of people and due to some unethical content related to the religion were shown in that movie। तो क्या हुआ, लास्ट मोमेंट पे कुछ लोगों का विरोध आने लगा बिकॉज एक सर्टेन मूवी में कुछ रिलीजन कंटेंट था जो कि लोगों को पसंद नहीं आ रहा था, और उसकी वजह से एक मूवी की जो डेट थी वो पोस्टपोन वगैरह कर दी गई। ठीक है, सो द अदर मूवी वॉज रिलीज ऑन टाइम। जब जो दूसरी मूवी थी वो तो भैया वक्त पे रिलीज कर दी गई और उसने बहुत प्रॉफिट भी कमाया बिकॉज उसके आजू बाजू फिर कोई कंपटीशन नहीं था। ठीक है, और जो मूवी थी जो पोस्टपोन हुई थी उसने लॉस सफ़र किया। ठीक है, अब कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट का फीचर यहाँ पर हाईलाइट होते हुए दिख रहा है आपको वो पता करना है। फिर कौन से डायमेंशन का है ये भी आपको पता करना है। तो पहला तो भाई बिजनेस एनवायरनमेंट का कौन सा फीचर आप ये पता करो। फिर दूसरा आपसे ये पूछा गया है कि कौन सा कंपोनेंट है बिजनेस एनवायरनमेंट का, कौन सा डायमेंशन है बिजनेस एनवायरनमेंट का, आपको वो पता करना है। ठीक है, इज इट क्लियर? सो द राइट आंसर विल बी फीचर रिलेटिविटी। ठीक है, और डायमेंशन है इसका सोशल एनवायरनमेंट, है ना, बिकॉज ये मूवीज़ वगैरह ये सब सोशल एनवायरनमेंट में आता है, और इसका जो फीचर हाईलाइट हो रहा है वो रिलेटिविटी है। ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या और बढ़ता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2023 में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये भी केस स्टडी टाइप एमसीक्यू ही है। ठीक है, कि डिजी लॉकर इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। आपने सुना होगा डिजी लॉकर का नाम। ठीक है, जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को सेव कर सकते हो, है ना। आप उसमें अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना, अगर किसी का नहीं, अपनी मार्कशीट्स वगैरह, आधार वगैरह को सेफली स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो जो डिजी लॉकर है एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी द्वारा, भारत सरकार की। ठीक है, इट एम्स एट डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ द सिटीजन्स बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस to authentic digital documents such as academic certificates issued by different examination board, driving license, vehicle registrations, etc. in a digital format। तो उससे डिजिटल एम्पावरमेंट किया है, मतलब डिजिटल सशक्तिकरण किया है हमारे भारत देश के लोगों का, कि उनको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को ईजिली स्टोर कर सकते हैं, अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह को, उनके एग्जामिनेशन मार्कशीट्स वगैरह हो गई, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, व्हीकल रजिस्ट्रेशन हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ये सबको आप डिजिटली स्टोर कर सकते हो। तो ये जो पैरा है ये बिजनेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट को, डायमेंशन को डिस्कस करता है। अरे भाई मिटरना। ठीक है,
तो कौन सा डायमेंशन यहाँ पर डिस्कस किया गया है आपको वो पता करके बताना है। बताइए क्या होगा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। अब देखो चलो उसका मैं हिंट दे देती हूँ। क्या है भाई कि डिजी लॉकर है, ये एक देखा जाए तो हमारी भारत देश की सरकार ने टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ किया है, ठीक है, बिकॉज ये ऐप है ना यार, सो इट इज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी भाई, है ना। तो क्या है भाई, डिजिटल एम्पावरमेंट है, तो समथिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। अब इधर सिर्फ एक डायमेंशन नहीं दिया गया है, इधर आपको दो डायमेंशन दिए गए हैं। जैसे कि पहला है इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, दूसरा इकोनॉमिक एंड सोशल एनवायरनमेंट, तीसरा है सोशल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, और दूसरा है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अब क्योंकि ये भारत सरकार की एक मुहिम है, मैंने आपको बताया था स्टार्टअप इंडिया हो, सफाई स्वच्छ भारत अभियान हो, ये सारे अभियान बेटा किस में आएंगे, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आएंगे। तो पहला तो भाई पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है और दूसरा इट इज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, तो ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में आएगा। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, इसका सही आंसर बनेगा डी, दैट इज पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इज इट क्लियर, समझ आया फंडा, बहुत बढ़िया। चलिए जी अब हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से केस स्टडी टाइप वाला केस स्टडी टाइप वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका दिल्ली कंपटीशन 2020 में, पता नहीं इसका फुल फॉर्म क्या होता है यार, पता नहीं मेरे को, दिल्ली 2020 में पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है वीबीआर सिनेमा एंड एन इंडियन मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल was the first to recognize a change in consumption habits of people। तो वीबीआर सिनेमा था, सिनेमा था, एक इंडियन मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल था जो पहला ऐसा सिनेमा हॉल था जिसने ये रिकॉग्नाइज किया था, ये पहचाना था कि कंजम्पशन हैबिट्स ऑफ पीपल, मतलब लोग क्या कंज्यूम कर रहे हैं उसको पहचाना था। तो उसने अपना फूड मेन्यू बर्गर, पिज्ज़ा, सॉफ्ट ड्रिंक एक्सेट्रा वगैरह से स्विच कर दिया। मतलब उसे ये देखा कि लोग आजकल अपनी सेहत के लिए जागरूक हो रहे हैं, तो उसने क्या किया, अपना फूड मेन्यू चेंज किया बर्गर, पिज्ज़ा, सॉफ्ट ड्रिंक एक्सेट्रा से हेल्दियर ऑप्शंस पे, जैसे कि सैलेड्स, स्मूदी, सूप्स, अंजीर बेस्ड स्वीट्स पे, ठीक है, मतलब नेचुरली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पे उसने अपना सामान बनाया, ठीक है, अपने ऑप्शंस प्रोवाइड किए। विद इन अ मंथ द रेवेन्यू ऑफ द मल्टीप्लेक्स फ्रॉम सेल ऑफ फूड आइटम्स डबल्ड। तो क्या हुआ, ये सामान बेच के उसी मल्टीप्लेक्स की जो रेवेन्यू थी वो डबल हो गई 1 महीने के अंदर अंदर ही, समझ रहे हो ना, ठीक है। फिर क्या हुआ, VBR Cinema, by continuously monitoring the environment and adopting suitable business practices, was able to improve its revenue and profit and was hopeful that it will continue to succeed in the market in the long run too। अब इस VBR Cinema ने क्या किया बेटा, इसने continuously monitor किया environment को, business environment को, ठीक है, suitable business practices को adopt किया, जो business practices सही थी उनको अडॉप्ट किया, और उनको उम्मीद थी कि वो अपने रेवेन्यू इंप्रूव कर पाएंगे, अपने प्रॉफिट वगैरह को भी ठीक कर पाएंगे और बिजनेस में भी, ठीक है, काफ़ी लंबे समय तक टिक पाएंगे। इज इट क्लियर। अब आपसे ये बोला गया है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन वन डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड वन पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट हाईलाइटेड इन द अबव केस। अब इसमें आपको ये बताना है कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट का डायमेंशन और कौन सा एक इंपॉर्टेंस का पॉइंट यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है वो आपको बताना है। तो एक तो आपको डायमेंशन बताना है, ठीक है, दूसरा आपको क्या बताना है, दूसरा आपको इंपॉर्टेंस का पॉइंट बताना है, ठीक है। इज इट क्लियर। तो भाई बहुत ही साफ समझ आ रहा है कि ये कुछ सोशल से रिलेटेड है, बिकॉज हेल्दी ऑप्शंस को प्रोवाइड करा, जैसे कि मैंने आपको बताया था आजकल लोग अपनी हेल्थ के लिए जागरूक हो रहे हैं, तो जिम वगैरह ज्वाइन करें, तो ये सब सोशल एनवायरनमेंट में काउंट होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा जी, इसका सही आंसर होगा, इसका जो डायमेंशन होगा वो होगा सोशल एनवायरनमेंट। अब सोशल एनवायरनमेंट क्या होता है, तो सोशल एनवायरनमेंट में वो सारी फोर्सेस आती हैं, वो सारे रीति रिवाज, मान्यताएं, धारणाएं, वो सारी चीज़ें आती हैं। तो क्या है, सोशल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस इंक्लूड्स द सोशल फोर्सेस लाइक कस्टम एंड ट्रेडिशंस, लोगों के रीति रिवाज, मान्यताएं, क्या उनकी वैल्यूज है, क्या ट्रेंड में चल रहा है, सोशल ट्रेंड में चल रहा है, सोसाइटी की क्या एक्सपेक्टेशन है बिजनेस से, ये सारी चीज़ें आती हैं सोशल एनवायरनमेंट में। अब क्या हुआ, अब क्या बोला गया है, आपको एक बिजनेस एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंस का पॉइंट भी यहाँ पर पकड़ के बताना था, ठीक है।
तो इधर उन्होंने क्या किया है, इधर उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया है, ठीक है, देखा ना, क्या कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट को, सूटेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर रहे हैं, अपने रेवेन्यू को इम्प्रूव कर रहे हैं, और वो इस उम्मीद में भी है कि हाँ हम मार्केट में लंबे समय तक टिके रहेंगे। तो अपने आप में बेटा वो सुधार कर रहे हैं। तो इसका कौन सा इंपॉर्टेंस का पॉइंट यहाँ पर हाईलाइट होगा, इसका आंसर होगा इट हेल्प्स टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। अगर कोई बिजनेस एनवायरनमेंट अच्छे तरीके से अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करता है, स्कैन करता है, कुछ चेंजेस आते हैं तो उन चेंजेस को मीट करता है, एम्ब्रेस करता है, ठीक है, सब अच्छे तरीके से करता है, तो उसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो मार्केट में लंबे समय तक बना रहेगा। इज इट क्लियर गाइज, इज इट क्लियर? तो इधर क्या बोला गया है, द एंटरप्राइजेस दैट कंटिन्यूसली मॉनिटर एन एनवायरनमेंट, वही बोला गया है कि जो एंटरप्राइजेस अपने एनवायरनमेंट को, अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं और सूटेबल बिजनेस और अच्छे बिजनेस प्रैक्टिसेस को क्या करते हैं, अडॉप्ट भी करते हैं, इसकी वजह से वो बस अपने प्रेजेंट परफॉर्मेंस को ही ठीक नहीं कर पाते बल्कि वो मार्केट में भी लंबे समय तक आगे बढ़ पाते हैं, टिक पाते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस का ये पॉइंट हमारे पास मिलाया, ठीक है जी। तो हमारा यहाँ तक हमारे तीनों चैप्टर के नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट को हमने बहुत अच्छे तरीके से कवर अप कर लिया। उसके क्वेश्चंस वगैरह हमने बहुत अच्छे तरीके से किए हैं। मैं वेटेज के अकॉर्डिंग ही चलूंगी। इन तीनों चैप्टर से मिला के आई गेस 16 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। तो इसी फॉर्मेट के साथ चलूंगी। जो नेक्स्ट चैप्टर्स आपके लिए आएंगे वो होंगे प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। तो इसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हुए अब नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्द ही आएगी। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है। जो होमवर्क है, जो चीज़ें मैंने आपको बोली हैं, उन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। जल्द ही मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।